निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से जुड़े अहम सवालों पर मोदी ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। मोदी ने ये बात खुद समय के साथ एक खास बातचीत में कही। जी, और उस दौरान जबकि उन्होंने ये बात कही, सैयद फैसल अली साहब ही वो इंटरव्यू ले रहे थे। हमारे साथ इस चर्चा का वो हिस्सा होंगे और उनसे समझेंगे कि इसके इंटरप्रिटेशंस कैसे होने चाहिए। मोदी उन लोगों के विकास की बात कर रहे हैं जिनका उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, लेकिन इस चुनावी माहौल में मुस्लिमों के विकास की बात क्या मोदी की सियासी चाल है या ये राजनीतिक मजबूरी है कि आप इस तरह की बातें करें? इसी पर होगी निष्कर्ष पर चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान फैसल अली साहब, जिनके बारे में अभी हमने आपसे बात की। सहारा इंडिया उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप मुनीर आलम साहब, प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे साथ कुछ ही देर में एक और मेहमान जुड़ने वाली हैं, अदिति फडणिस, जो कि राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, और हमारे साथ विभाकर साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे एडिटर रिसर्च एंड कंटेंट लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और आज असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी की कही हुई का मतलब क्या है। पहले सेगमेंट में चर्चा यह कि मुसलमानों की तरक्की की बातें करने के पीछे मोदी की मंशा भी क्या वही है। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों के हित की बात सियासी चाल है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी है। नरेंद्र मोदी ने समय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा कि वो मुसलमान के एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं लेकिन दूसरे में कंप्यूटर। इसके मायने क्या है, पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं मेरे देश का मुसलमान को ऐसे देखना चाहता हूं कि जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। मोदी उन अल्पसंख्यकों के विकास की बात कर रहे हैं जिनकी टोपी पहनने को वो तुष्टीकरण का नाम देते हैं। नरेंद्र मोदी पर इस समुदाय के जानी दुश्मन होने के आरोप लगाए गए। अब मोदी बहुत ही नियोजित तरीके से अपनी छवि बदलने की कोशिशों में लगे हुए हैं और संदेश ये दिया जा रहा है कि उनका हौवा दिखाकर वोट हासिल करने वाली पार्टियों ने अभी तक इस समुदाय को ठगा है और उनके जीवन में तरक्की का असल उजाला अगर कोई ला सकता है तो वो खुद मोदी ही है। लेकिन इसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि मेरी कहीं पर मत आइए, खुद आजमाइए। मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मेरे सर्टिफिकेट पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं मुसलमानों के लिए मैं कोई अच्छा बोलूं तो मेरे पर पहले भरोसा करने से पहले 50 बार चेक करना चाहिए। ये मैं सामने से कहता हूं। ऐसा कहने की हिम्मत हिंदुस्तान के किसी राजनेता में नहीं। विरोधियों की सियासत को तरफदारी की सियासत और अपनी सियासत को सही और समान हिमायत की सियासत करार देने की एक कोशिश क्या वोट भी खींच पाती है और मोदी को उस फ्रेम में देखा जाना शुरू होता है जिसमें खुद मोदी चाहते हैं? ये समझने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं रह गया। समय के लिए दिनेश गौतम। चुनाव की कैंपेनिंग शुरू से अब तक देखिए, मोदी के विकास के मॉडल पर जरूर सवाल उठते हैं, लेकिन गाहे बगाहे। सबसे ज्यादा वार किस बात पे होता है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। 2002 के दंगों को लेकर हमेशा से सवाल उठाया जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। लेकिन मुसलमानों के बारे में ये जो अब बयान आ रहा है, इसके क्या मायने हैं? फैसल, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि ये इंटरव्यू आप ही ने लिया था, क्या कहा जाए कि हृदय परिवर्तन मोदी का हो गया या फिर वाकई बड़ी नाइंसाफी हो गई? मोदी की छवि जिस तरह से पेश की जाती है, वाकई वो ऐसे नहीं? देखिए अलका, ये कहना बहुत मुश्किल है कि हृदय परिवर्तन हो गया और या सियासी चाल है या कोई उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है। जो भी है, हम उनके दिल में जाके तो नहीं देख रहे हैं कि उनके दिल के अंदर क्या है। फेस वैल्यू पे ये लें तो अक्सर ये कहा जाता है, जब भी इंटरव्यू मोदी जी का होता है तो हमेशा बात शुरू होती है 2002 के दंगों से और टोपी पे। हमने उन पे बात नहीं की। मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं इनके अंदर जाकर के इनको थोड़ा कुरेदा जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर ये चाहते क्या हैं। अगर ये मान लें कि कुछ शायद इनकी सरकार बन जाती है, हमने अपने पूरे इंटरव्यू में हमेशा ये वर्ड यूज किया, अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आगे आप क्या सोचिएगा। इसलिए कि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस आदमी के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे हुए हैं वो किस तरह की सोच रखता है। और इसीलिए मैंने उनको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस के बाद इसी तरफ लाने की कोशिश की और वो आए और बहुत डिटेल में बात की।
तो एक चीज अलका ये समझ ली कि अभी तक जितनी पार्टियां हैं, क्या उन्होंने ये वादे नहीं किए हैं? उन्होंने भी इसी तरह की बातें की है। और मोदी का करना और दूसरी पार्टियों का करना में फर्क है। उन्होंने दूसरी पार्टीज ने भी इसी तरह की बात की और हमने उन पर भरोसा किया है। राइट के हवाले से बात करें तो दूसरी पार्टियों का भी स्पेसिफिक आपसे सेंटेंस उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, इसका तर्जुमा आपने कैसे किया? देखिए, मुझे ये लगा कि अगर शायद नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो शायद उनको ये लग रहा है कि इतनी बड़ी, और बाद में उन्होंने इंटरव्यू के बाद कहा भी कि इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की और इतनी बड़ी जनसंख्या है, और उन्होंने मुसलमानों की क्या जो जंग आजादी में जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिपेंडेंस में जो कंट्रीब्यूशन, उसको भी एक्नॉलेज किया और कहा कि आप सोच कोई कैसे सकता है कि बगैर मुसलमानों के ये मुल्क चल सकता है। तो ये सोच कहीं ना कहीं अंदर है, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि उनका अभी पॉलिटिकल कंपल्शन ये था कि वो एकदम हिंदुत्व का जो हार्डलाइन फेस है उसको आगे करें, इसलिए कि वो उनका प्लस पॉइंट था, यूएसपी थी। लेकिन साथ साथ उनको इस बात का भी कहीं ना कहीं एहसास है कि सिर्फ उस पर काम नहीं हो सकता है, और जब वो वजीर आजम बनेंगे तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं इतना बड़ा ये। तो ये तय है, और उस तरफ उनकी बहुत सारी बातें, मैं बहुत साफ बात करूं दिनेश, कि जब उन्होंने ये सेंटेंस कहा तो मुझे सुनकर के अच्छा लगा। मुझे नहीं पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, अगर होते हैं, तो उस पर फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सुनने में अच्छा लगा और शायद इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, और उसकी चर्चा लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो वोटर है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसे वो सुनने में अच्छा लगा या उस पर वो भरोसा करेगा। मुनीर आलम साहब, ये बात सुनी होगी, और अब तक जो इतिहास है, अब तक जो छवि है, वो भी उनके सामने है। आपको क्या लगता है, आपकी रीडिंग क्या है कि इस पर अल्पसंख्यक समाज भरोसा करेगा कि हाँ ऐसा देखना चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं? अलका जी, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं फैसल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू किया, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कई चीजों को निकालने की कोशिश की जो कि इससे पहले शायद उतनी ज्यादा क्लियर और साफ तौर पे नहीं निकल रही थी। ये तो ही एक बात। दूसरी बात यह है कि आया उससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ा। मैं एक छोटे से लफ्ज में उसको कहूंगा कि जब मैं वो इंटरव्यू देख रहा था जो कि आपके सहारा के चैनल के ऊपर दिखाया गया था, और मुझको जब मैंने ये लफ्ज सुना तो बिल्कुल एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आकर के चला गया। ये मेरी फीलिंग है। इससे आप कोई ताजा हवा चली है अभी किस्म का। लेकिन ये विभाकर साहब, एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, आपके लिए इसके मायने क्या है? देखिए, इसमें दोनों के बारे में आपको बताता हूं। एक, ये माना जाता है, और सिर्फ अल्पसंख्यकों के द्वारा ही नहीं, मुसलमानों द्वारा नहीं, जो बहुसंख्यक जो धर्म है हिंदुओं का, वो भी कई संशय की नजर से वो देखते रहे हैं कि क्या वो बहुसंख्यक धर्म के अलावा किसी और धर्म की अहमियत मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। वहां पे मुझको लगा कि सबसे ज्यादा सुकून वाली जो बात थी कि वो उन्होंने उस अहमियत, उस पाक कुरान की बात को उन्होंने कहा, उसको उन्होंने अहमियत दी कि उससे उनको कोई ऐतराज नहीं है। तो ये एक सुकून जरूर आता है। दूसरी बात, जब आप कंप्यूटर की बात कहते हैं और हम साथ में अगर समावेशी विकास की बात बार बार कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो मुझको, मेरी नजर में यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाने की जो एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में समावेशी तरीके से कभी किसी को पढ़ाया नहीं है। अगर आप कंप्यूटर देते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कराते हैं, उनके अगर आप मैनिफेस्टो में भी देखेंगे, उन्होंने एक चीज पे जोर दिया है सबसे ज्यादा, वो है ई लर्निंग का। वो ई लर्निंग, उस कंटेंट को जो कि